हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक एनआरआई हैं और इंडिया में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको सेल करने के बारे में सोच रही हैं, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको पहले से ही ध्यान में रखने हैं प्रॉपर्टी की डीलिंग करने से पहले, सो दैट जब आप इंडिया में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए विजिट करें तो इंडियन टैक्सेशन से रिलेटेड एटलीस्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वीडियो में मैं टैक्स प्लानिंग की बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि टैक्स प्लानिंग पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। वीडियो में हम बात करेंगे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी की डीलिंग से पहले एक एनआरआई को अपने कंप्लीट करके रखने चाहिए, क्योंकि एनआरआई जब भी इंडिया में विजिट करता है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए तो उसके पास हार्डली 1 वीक का टाइम होता है, विच इज नॉट सफिशियंट कि अगर आप सारे टैक्सेशन को कंप्लाई करोगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी का वेंडर फाइनल होते ही उसको अपनी ही कंट्री से स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट जब वो इंडिया में विजिट करे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो टैक्सेशन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, अगर आप इंडिया की प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहे हैं और आपका वेंडर फाइनल हो गया है, या फिर मैं ये कहूँ कि किसी वेंडर से आपकी बात चल रही है, आपको लगता है कि आपकी डील फाइनल हो जाएगी, आपका अमाउंट फाइनल है कि इतने अमाउंट की मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, 1,00,000-2,00,000 ऊपर नीचे हो तो उससे आपके कैपिटल गेन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपका जो वैल्यू है वो फाइनल हो गई है, आपका जो वेंडर है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपना कैपिटल गेन जरूर कैलकुलेट करा लेना है अपना वेंडर फाइनल होते ही और सेल प्राइस फाइनल होते ही। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। नंबर 1, आप इससे अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आपका कैपिटल गेन ज्यादा आ रहा है आप इस चीज के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करनी है या नहीं करनी है तो इंडिया में करें, इंडिया से बाहर करें, क्योंकि बाहर करोगे तो आपको कोई रिलीफ मिलेगा नहीं, उससे रिलेटेड आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर वही प्रॉपर्टी आप इंडिया में ले लोगे तो आपका टैक्स सेव हो जाएगा। तो टैक्स कैलकुलेट करके रखने से आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर होने वाली है। आपके लोअर टीडीएस डिडक्शन के बारे में आपको पता लग जाएगा कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप दूसरी कंट्री में बैठे बैठे ही अपना एक बार कैपिटल गेन टैक्स जरूर कैलकुलेट करा लीजिए कि आपका कितना कैपिटल गेन बनेगा अगर सेल प्राइस आपका लेट्स सपोज एक्स डिसाइड होता है। तो सेकंड चीज जो आपको ध्यान रख, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि जब भी आप इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आपका कटने वाला है टीडीएस का रेट आपका रहेगा 12.5% प्लस सेस आपका होगा 4%, और ये जो रेट है वो ये आपका रेट एप्लीकेबल हुआ है 23 जुलाई 24 के बाद। अगर इससे पहले की मैं बात करूं तो उस टाइम पे 20% रेट टीडीएस कटा करता था। तो अब आप अगर किसी वेंडर से मिलते हैं तो हो सकता है कि आपका वेंडर आपका 20% टीडीएस काटने के बारे में बात कर रहा हो, तो आपको उसको समझाना है कि ये जो रेट था वो 23 जुलाई 24 से पहले का रेट है, अभी जो अपडेटेड रेट है प्रॉपर्टी का वो है 12.5% प्लस 4% सेस। तो पहले ही अपना माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो इतना टीडीएस तो आपको पे करना होगा, बट जो टीडीएस आप इंडिया में पे करके आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो आपका टैक्स है जिसका रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते। उस टीडीएस का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जितना भी आपका कैपिटल गेन बन रहा होगा उस टीडीएस में से डिडक्ट कर लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, और बैलेंस अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में आपको बोला कि आपको अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कराना है, वो इसीलिए ताकि अगर आपको लगता है कि आपका कैपिटल गेन तो कुछ बनेगा ही नहीं, आप अपनी टैक्स प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो आप अपना टीडीएस डिडक्शन भी अवॉइड करा सकते हैं अगर आप लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट को अप्लाई करा देते हैं। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, आपको प्रिपेयर रहना है कि आपका इतना टीडीएस डिडक्ट होगा। थर्ड स्टेप, टीडीएस का रेट जो है वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका पैन नंबर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। मोस्ट ऑफ द एनआरआई ऐसे हैं जिनका पैन नंबर इनएक्टिव है क्योंकि इंडिया में उनका अब आना जाना नहीं है, उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है कुछ एनआरआईज के पास तो, और कुछ ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड और पैन कार्ड अभी भी लिंक नहीं है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके पैन कार्ड के साथ भी है, आपका पैन कार्ड अगर इनएक्टिव है तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो टीडीएस डिडक्ट होगा 20%। तो ये टीडीएस का रेट अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर आपका पैन नंबर इनएक्टिव है तो आप उसको एक्टिव करा सकते हैं, अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं, बट वो पॉसिबल जब आप इंडिया में विजिट करेंगे रजिस्ट्री के टाइम पर, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो थर्ड पॉइंट हो गया, अपना पैन कार्ड जरूर चेक कराइए कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। फोर्थ पॉइंट आपका है लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपका कैपिटल गेन नहीं बनता है या फिर आपका कैपिटल गेन कम बनता है जितना आपका टीडीएस कटने वाला है उस अमाउंट से, और आप रिफंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि रिफंड आने में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट इस फाइनेंशियल ईयर की, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद तक आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिफंड नहीं क्लेम करना, आप तो चाहते हैं पहले ही आपका टीडीएस जो है कम डिडक्ट हो जाए, तो उस केस में आप लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत
बहुत से ऐसे एनआरआई हैं जो इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं बट उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट आने में 30 टू 40 डेज मिनिमम, 30 डेज का वैसे ड्यूरेशन होता है बट आप 40 डेज मान के चलिए कि 40 डेज आपके लग जाते हैं इस सर्टिफिकेट को आने में। तो जब भी आप किसी वेंडर को फाइनल करें तो वेंडर को फाइनल करने के बाद आपकी रजिस्ट्री डेट के बीच में इतना टाइम गैप होना चाहिए कि अगर आप लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप अप्लाई करके इजीली अपनी रजिस्ट्री से पहले आपको मिल जाए, सो दैट आप अपने बायर को दे पाए और आपका टीडीएस या तो डिडक्ट ना हो या फिर कम रेट से डिडक्ट हो। तो यहाँ पर लोअर टीडीएस डिडक्शन से रिलेटेड एक बात कहना चाहूंगी कि एनआरआई की जो रजिस्ट्रीज होती है वो टाइम पीरियड जो है बहुत कम लेके चलते हैं। लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत सबको पड़ती है एनआरआई को, क्योंकि उनका जो टीडीएस का रेट है वो बहुत ज्यादा है और कैपिटल गेन इतना नहीं बनता है। तो हर कोई चाहता है कि उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाए, बट क्योंकि टाइम लिमिट की यहाँ पे बाउंडेशन है तो यहाँ पे आपके लिए सजेशन है कि आप रजिस्ट्री के टाइम में और बायर से डीलिंग के बीच का जो टाइम है उसमें इतना टाइम गैप लेके चले सो दैट ये लोअर टीडीएस डिडक्शन आपको मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जब भी आप, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप रजिस्ट्री करने जा रहे हैं और जब आपका बायर फाइनलाइज हो रहा है उसमें मिनिमम आपका 1.5 मंथ का गैप होना चाहिए अगर आप लोअर टीडीएस डिडक्शन को लेना चाहते हैं तो ये भी एक आपकी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपनी रजिस्ट्री की डीलिंग किस तरीके से करें। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में विजिट कर रहे हैं आप रजिस्ट्री के लिए तो कभी भी 2 या 3 दिन का टाइम लेके ना आइए, एटलीस्ट इतना टाइम आप लेके आओ कि यहाँ पर आपकी जो पेंडिंग टास्क है वो आप इजिली कर पाओ। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो सिर्फ रजिस्ट्री के लिए 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 3 दिन के लिए आ रहे हैं इंडिया, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंप्लाइंस होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो आई सजेस्टेड अगर पॉसिबल है तो आप इंडिया में अगर रजिस्ट्री के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम तो आप लेके आइए, अदरवाइज आपको कुछ चीजें ऐसी हैं टैक्सेशन से रिलेटेड जो आप मिस कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है कि आप अपने जो भी आपने बायर डिसाइड किया है अपना, उस बायर से, उस वेंडर से एक बार टीडीएस डिडक्शन के बारे में डिस्कस कर लें बहुत पहले ही। जैसे ही आपकी डीलिंग हो जाए कि आपको ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए को सेल करनी है तो आप पहले ही उससे ये बात कर लें कि वो आपका टीडीएस कितना डिडक्ट करेगा और उसको जो प्रोसेस है एनआरआई का टीडीएस डिडक्ट करने से रिलेटेड उसके 10 नंबर पे क्रेडिट कराने तक वो सारा प्रोसेस उसको क्लियर है या नहीं है। अगर उसको कोई प्रोसेस क्लियर नहीं है, एनआरआई से वो डील करने जा रहा है, तो उसको बोलो कि वो एक कंसल्टेंट हायर करे इस चीज से रिलेटेड या फिर वो इस चीज की नॉलेज ले। क्योंकि होता क्या है, रजिस्ट्री का टाइम आ जाता है, जो आपका बायर है उसको टीडीएस तक का पता नहीं होता, लास्ट मोमेंट में उसको पता लगता है कि मेरी तो लाइबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की, और टीडीएस अगर वो डिडक्ट करेगा एनआरआई को तो उसको 10 नंबर भी अप्लाई करना पड़ता है जिसमें 1 वीक का टाइम फर्दर लगता है। तो जब ये चीजें लास्ट मोमेंट पे आपके बायर को पता लगेगी तो अल्टीमेटली लॉस आपका होगा। क्योंकि होगा क्या, बायर अपनी कंप्लाइंस जरूर करेगा जब उसको पता लगेगा कि बायर की अल्टीमेटली कंप्लाइंस है टीडीएस डिडक्ट करने की, तो वो आपको रजिस्ट्री के टाइम पर बोलेगा ऐसा करता हूं कि मैं इतना जो टीडीएस का अमाउंट है वो होल्ड कर लेता हूं और जब मेरा 10 नंबर आ जाएगा मैं आपके चालान डिपॉजिट करा के आपके पैन नंबर पे इसको क्रेडिट करा लूंगा, और जब तक आप इंडिया से वापस अपनी कंट्री में जा चुके होते हैं तो उस टाइम पे वो इस चीज को एग्जीक्यूट ढंग से करेगा नहीं करेगा, अल्टीमेटली जो टीडीएस का अमाउंट उसने आपका होल्ड किया है वो इंपैक्ट आपको पड़ने वाला है। तो इसलिए जब भी आप अपने डीलिंग करने जा रहे हैं अपने बायर से पहले इस चीज की बात कर लीजिए कि एनआरआई की टीडीएस डिडक्शन होता है और इसके जो रूल्स है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं। आप पहले ही वेल प्रिपेयर होकर अपना 10 नंबर अप्लाई कर लीजिए और जो भी टीडीएस डिडक्ट होना है उसका प्रोसेस जो है उसके लिए आप वेल इंश्योर हो जाइए, सो दैट मेरे टीडीएस डिडक्शन और उसके डिपोजिशन से रिलेटेड जो है कोई प्रॉब्लम मुझे फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप मान लीजिए आप इंडिया में आ गए हैं, इंडिया में आपका रजिस्ट्री का दिन आ गया है, तो रजिस्ट्री के टाइम पर मान लीजिए आपकी 50 लाख की डीलिंग थी तो 50 लाख में 12.5% कट के आपको अमाउंट मिलने वाला है। तो जो अमाउंट आपका कट के बायर ने अपने पास रखा है उसका आप बायर से प्रूफ जरूर ले लीजिए कि क्या उस बायर ने आगे टीडीएस डिपॉजिट करा दिया है। टीडीएस आगे डिपॉजिट कराने का जो प्रूफ है वो बायर आपको देगा चलान की कॉपी कि उसने इतना चलान, इतने अमाउंट का चलान जो है आगे अपने 10 नंबर पे डिपॉजिट करा दिया है। बट अभी भी वो आपके पैन नंबर पर क्रेडिट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक बायर अपनी टीडीएस की रिटर्न को अपलोड नहीं कराएगा, टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करेगा, आपके पैन नंबर पर वो टीडीएस का अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और जब तक आपके पैन नंबर पर टीडीएस का अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा आप उसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर। तो आप पहले ही इंश्योर हो जाइए रजिस्ट्री से पहले ही कि क्या उसने टीडीएस डिडक्ट करके आगे डिपॉजिट कराया है या नहीं कराया है। रिटर्न का जो एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट फॉर्म 16,
फॉर्म 16A वो आपको अभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो टीडीएस की रिटर्न होती है वो क्वार्टरली फाइल होती है। अगर आपने जनवरी में डीलिंग करी है तो उसकी जो बायर की रिटर्न जाएगी वो अप्रैल में जाएगी। तो अप्रैल में जब उसकी रिटर्न फाइल होगी उसके 15 डेज बाद वो आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट देगा। बट रजिस्ट्री के टाइम पर आप सर्टिफिकेट तो नहीं ले सकते क्योंकि उसकी अभी रिटर्न नहीं गई है, बट एटलीस्ट आप उससे चालान की कॉपी ले लीजिए कि जो उसने अमाउंट आपका डिडक्ट किया है वो आगे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है, सिर्फ आपके पैन नंबर पर वो अमाउंट डलना बाकी है, जो उसकी टीडीएस की रिटर्न है वो फाइल होगी तब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इतनी इंश्योरिटी आप पहले लेके चलिए अपनी रजिस्ट्री से पहले, क्योंकि मैंने बहुत से अपने केसेस देखे हैं जिसमें एनआरआई जब वापस अपनी कंट्री में रिटर्न हो जाते हैं तो उनका टीडीएस समटाइम्स उनका जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट होता ही नहीं है। ये बात हमें पता लगती है जब हम रिटर्न फाइल करने जा रहे होते हैं 1 साल बाद। तो जब ये बात पता लगती है तो उस चीज को आप क्लियर नहीं करा सकते। तो अपना जो टीडीएस आपका डिडक्ट हो रहा है उसकी इंश्योर पहले कर लो कि कटने के बाद डिपार्टमेंट के पास गया या फिर नहीं गया, और इस चीज की बात की इंश्योरिटी भी पहले लेके चलिए कि रजिस्ट्री के बाद जब भी उस क्वार्टर का एंड हो रहा है आप अपने बायर से फॉलो अप करते रहिए कि आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे, और आप फिर इंडियन कंसल्टेंट्स को अपने वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा के उनसे जरूर चेक करा लीजिए कि आपका जो इनकम टैक्स का लॉगिन है उसमें जो आपका 26AS है उसमें ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगा है या फिर नहीं होने लगा। एक बार अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर इस रिफंड को क्लेम कर पाएंगे। 9th पॉइंट है आपका, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे एनआरआई लोग हैं जो 9 पॉइंट से रिलेटेड कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उन्होंने टैक्स प्लानिंग कर ली है उनका कोई टैक्स नहीं बनता, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई टैक्स तो बनता नहीं है तो इंडिया में मुझे रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सेबल हो एग्जेम्प्ट हो, आपको उस इनकम की जो रिटर्न फाइलिंग है इंडिया में करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है इंडिया में आकर, चाहे आपका जो गेन है वो गेन नहीं हो रहा, आपको लॉस हो रहा है, या फिर आपने टैक्स प्लानिंग कर लिया, आपने फर्दर प्रॉपर्टी परचेज कर ली इंडिया में, तो फिर भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी बहुत जरूरी है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है, और एक एनआरआई को जब नोटिस आता है तो उस नोटिस से डील करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू रेजिडेंट असेसी। इसीलिए जब भी जिस भी ईयर में आप अपने डील कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न को जरूर फाइल करें। नंबर 10 पॉइंट आपका रिटर्न फाइलिंग से ही रिलेटेड है। ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको समझा देती हूँ। जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल के बाद उसको ई वेरीफाई कराना बहुत जरूरी होता है। ई वेरीफाई करने के बाद ही ये माना जाता है कि आपकी रिटर्न जो है प्रॉपरली फाइल हो गई है। अगर आप रिटर्न को 30 डेज के अंदर अंदर ई वेरीफाई नहीं कराते हैं तो आपकी रिटर्न हो जाती है इनवैलिड, मतलब आपने भरी है या नहीं भरी है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिटर्न आपकी हो गई है इनवैलिड। इट्स लाइक कि आपने रिटर्न फाइल नहीं कराई। ई वेरीफाई कराने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, आपका अगर आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक्ड है तो उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के हम वेरीफाई करते हैं। नंबर 2, हम डीएससी अप्लाई कराते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, जिसके थ्रू उस रिटर्न को वेरीफाई किया जाता है। अगर आप इंडिया में रजिस्ट्री के लिए आए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, उस दौरान आप अपना, इंडिया में तो आप आए हैं, आप अपना आधार कार्ड अपने फोन नंबर से लिंक करा सकते हैं, क्योंकि आपका कोई ना कोई नंबर तो ऐसा होगा जो इंडिया का नंबर होगा और बाहर की कंट्रीज में आपका एक्टिव चल रहा होगा, या तो उस नंबर को आप लिंक करा के जाइए ताकि रिटर्न 1 साल बाद जब आप अपनी रिटर्न फाइल कराएंगे तो उस पर ओटीपी आ जाए और आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाए। या फिर आपको लगता है कि आप आधार कार्ड लिंक नहीं करा सकते तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है डिजिटल सिग्नेचर। उस केस में हम डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कराते हैं एनआरआई के, और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो है रिटर्न को वेरीफाई कराते हैं। तो 10 नंबर पॉइंट ऐसा है कि अगर आप लिंक नहीं भी कराते तो भी आपका काम चल जाता है, बट लिंक आई थिंक आपको कराना पड़ेगा। मैंने जो पीछे बताया कि अगर आपका इनऑपरेटिव पैन नंबर होगा तो, क्योंकि पैन को एक्टिव कराने के लिए पैन और आधार को लिंक कराना पड़ता है, उसके लिए आपके आधार में आपका फोन नंबर लिंक होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिया में रजिस्ट्री के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लेके आए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम है इनमें आपको टाइम लगेगा। तो ये जो 10 पॉइंट्स थे ये इसीलिए थे क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे एनआरआई क्लाइंट्स हैं जिनसे मेरे को लीड आती है, तो उनके ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि मैडम अब तो टाइम कम है, रजिस्ट्री कल है परसों है, कैसे हम लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई करवाएं, या फिर जो है कैसे मेरी रिटर्न फाइलिंग होगी, मेरा तो टीडीएस अब और ज्यादा कट रहा है, 12.5 की जगह वेंडर कह रहा है कि मैं तो 20% काटूंगा क्योंकि आपका पैन नंबर ही इनऑपरेटिव है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो एनआरआई को पहले से ही अपनी वर्किंग करके रखने चाहिए जब भी वो इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो टैक्स प्लानिंग की ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसको वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर इन सबसे रिलेटेड हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।